मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन का वातावरण। मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल और इस मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर एक विस्तृत लेक्चर में स्वागत करता हूँ। मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिना मार्केटिंग एनवायरनमेंट के एनालिसिस के आप किसी भी प्रकार का मार्केटिंग का कोई कार्य कर ही नहीं सकते। विपणन के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी के लिए विपणन वातावरण को समझना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक आप परिस्थिति और स्थितियों को नहीं समझेंगे तो किस प्रकार आप निर्णय लेंगे। नीतिगत रूप से भी यदि कोई कंपनी बाजार में लंबे समय तक बनी रहना चाहती है और अच्छा लाभ कमाना चाहती है तो उसको विपणन वातावरण को समझना और उसके अनुरूप कार्य करना नितांत आवश्यक हो जाता है। देखिए, हर कंपनी के दो ही बड़े सपने होते हैं कि वो लाभ कमाए और लंबे समय तक बाजार के अंदर बनी रहे। हम कई बार ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कंपनी जो बाजार में बने रहना चाहती है उसको ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना उसका परम धर्म है। और अगर वो लाभ कमाना चाहती है और लंबे समय तक बाजार में बने रहना चाहती है तो भी वो तभी कर सकती है जब वो ग्राहकों की आवश्यकताओं की और उनकी ओवरऑल संतुष्टि को ध्यान में रखे। प्रत्येक बाजार में कुछ अवसर और कुछ चुनौतियां आती जाती रहती हैं या विद्यमान रहती हैं, हमेशा रहती ही हैं। कुछ चुनौतियां हर बाजार में हैं, कुछ अवसर हैं, और यह चुनौतियां और अवसर प्रत्येक कंपनी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियों के लिए सभी एक ही चुनौती है, वो बहुत ही रेयर केस में चुनौतियां होती हैं। लेकिन हमेशा कुछ चुनौतियां कुछ कंपनियों के लिए अवसर होते हैं और कुछ अवसर कुछ कंपनियों के लिए चुनौतियां होती हैं। देश में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें भी कुछ कंपनियों के लिए अवसर हो सकते हैं, और अगर देश में बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है तब भी कुछ कंपनियों के लिए वो व्यवस्था भी उनके लिए चुनौती हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि कंपनी की क्षमताएं कितनी हैं, कंपनी की क्या क्या वीकनेसेस हैं। हर कंपनी की क्षमताएं अलग होती हैं, हर कंपनी की वीकनेसेस अलग होती हैं, और प्रत्येक कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियां या अवसर उस कंपनी की क्षमताओं और कमजोरियों के अनुरूप अलग अलग हो सकते हैं। उनकी डिग्री ऑफ कहना चाहिए जो उनका एक इंटेंसिटी है, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, वो भी उनके वेग जिसको कहते हैं हिंदी में, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी क्षमताएं क्या हैं और उनकी कमजोरियां क्या हैं। कंपनी की यही क्षमताएं और कमजोरी कंपनी को आने वाले अवसरों के दोहन तथा उठने वाली विभिन्न चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। आपके पास कुछ क्षमताएं हैं और कुछ कमजोरियां हैं। क्षमताओं का मतलब यहाँ स्ट्रेंथ से है। अगर आप स्वॉट एनालिसिस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंटरनल होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एक्सटर्नल होती हैं, और उन्हीं के बेस से आपकी क्षमताएं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आसाम चाहे कितनी बड़ी बीमारी आ रही हो तो आप उसको एक बार को
झेल जाएंगे, उस बीमारी से आप घबराएंगे नहीं। आपके पास फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है और मार्केट के अंदर एक रिसेशन आ गया है तो कोई भी कंपनी उसको झेल जाएगी। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है कि उसके पास फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है। इस प्रकार कंपनी अपनी क्षमताओं और कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों को एक साथ मिश्रित रूप में प्रयोग करके ही अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर, उचित लाभ पर और उचित समय पर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करती है। विपणन वातावरण इस प्रकार देखा जाए तो वो स्थिति है या परिस्थिति है या वो तत्व हैं जिसको हम यहाँ फैक्टर्स कहते हैं, वो तत्व हैं जो कंपनी की कुशलता और उसकी उन्नति को प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कंपनी इस विपणन वातावरण को समझ सकती है, उसका इवैल्यूएशन भी कर सकती है, जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से इवैल्यूएशन कर सकती है, कार्य योजना बना सकती है उस मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपनी उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो भी अवेलेबल है वो कंपनी के नियंत्रण में नहीं होता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है फिलिप कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग की, मैंने उसको कोट किया है। ए कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with the target customers। देखिए, किसी भी कंपनी के जो टारगेट कस्टमर्स हैं, इसमें दो तरीके के कस्टमर्स आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर्स या फ्यूचर कस्टमर्स, जो फ्यूचर में हमारा माल खरीद सकते हैं। तो कोई भी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसकी सक्सेसफुलनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कंपनी के जो बाहरी फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, वो उसके कस्टमर से उसके रिलेशनशिप को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट दो तरीके का हो सकता है, माइक्रो एंड मैक्रो। बहुत से विद्वानों ने, लेखकों ने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इंटरनल, एक्सटर्नल और मेगा एनवायरनमेंट के रूप में भी विभाजित किया है। उस रूप में भी हम उसको पढ़ सकते हैं। और एनवायरनमेंट एनालिसिस जो हम करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, उसमें भी हम उसको इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में देखते हैं, उसी रूप में उसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिमार्केशन माइक्रो और मैक्रो में किया गया है ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि मार्केटिंग जो एक्टिविटी है वो किसी भी कंपनी की एक बाहरी दुनिया के लिए एक्टिविटी होती है, कंपनी के अंदर की दुनिया के लिए एक्टिविटी नहीं होती है। कंपनी मार्केटिंग करते समय, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते समय, कंपनी जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं, आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आउटसाइड थ्रेट्स हैं, उनको ही कंसीडर करती है। कंपनी इनर सेल्फ को कम कंसीडर करती है। तो इसलिए ये एनवायरनमेंट इंटरनल एक्सटर्नल में नहीं बांटा जा सकता प्रॉपरली, ये माइक्रो और मैक्रो में ही बांटा जा सकता है। जो मुझको लगता है सूक्ष्म और वृहत में ही विभाजित करके अध्ययन करना इसका उचित है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, लेकिन जब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट का अध्ययन कर रहे हैं तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का अध्ययन हम इसी दो, देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट, सूक्ष्म वातावरण, कंपनी के बिल्कुल आसपास के क्षेत्र के आसपास उसके पे डायरेक्ट प्रभाव डालने वाले, बिल्कुल एकदम से उसके नज़दीकी वो तत्व हैं जो कंपनी को ग्राहक की सेवा करते समय कंपनी की क्षमता को प्रभावित करने का बल रखते हैं। ये तत्व, माइक्रो एनवायरनमेंट के जो भी तत्व हैं, ये कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं जिस समय कंपनी अपने
ग्राहकों के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो, बना रही हो, या उनको डिलीवरी दे रही हो। इसमें कंपनी स्वयं, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज और कंपटीटर्स और पब्लिक, ये इसके अंदर 5 पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट, व्रत वातावरण, ये वो तत्व हैं जो कंपनी के माइक्रो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। अब आप देखिए कि मैक्रो एनवायरनमेंट के ये 6 फैक्टर्स तो माइक्रो एनवायरनमेंट के 5 फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये 5 फैक्टर कंपनी के जो ग्राहक हैं उनको दी जाने वाली सेवाओं की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। इनका कितना घनिष्ठ आपस में रिलेशन है, इसलिए हम इनको माइक्रो और मैक्रो के रूप में ही समझते हैं। यहाँ माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट को मैं आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन आपको मैं देना चाहता हूँ। यहाँ माइक्रो एनवायरनमेंट देखिए, यहाँ पे 2 अलग अलग हिस्से हैं। 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 2 पॉइंट्स अलग दूसरे पेज पर डिस्कस किए हैं। देखिए कंपनी क्या है। कंपनी आप जानते हो, कंपनी की डेफिनेशन सब जगह अलग अलग है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ और डेफिनेशन है, अकाउंटेंसी में देखेंगे तो कंपनी की कुछ और डेफिनेशन है। तो कंपनी की डेफिनेशन हर जगह अलग अलग है। कंपनी क्या है? कंपनी यहाँ मार्केटिंग के हिसाब से वह है जो बाइंग और सेलिंग, किसी प्रोडक्ट के और सर्विस के बाइंग और सेलिंग को प्रमोट करने का कार्य करती है। बिल्कुल क्लियर है। कोई भी उत्पाद या सेवा को खरीदते और बेचने के प्रमोशन को करने वाली किसी भी संस्था को कंपनी कहते हैं। और कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, R&D हो सकता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, HR डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में कम ही लिखे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। उन सारे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग मिश्रित रूप से, कंबाइंड रूप से वर्किंग कंपनी के ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की क्षमताओं को प्रभावित करती है। अगर ये कंपनी के सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम नहीं करेंगे, किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया और उसको टाइम पे उसका बिल नहीं मिला, या बाद में उसकी गारंटी पूरी नहीं हुई, तो कंपनी की क्षमताओं पे फर्क पड़ जाएगा सेवा देने की ग्राहक को। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर एक व्यक्ति है या कोई भी बिजनेस है जो कोई दूसरी एंटिटी है, या कोई जो दूसरी एंटिटी को प्रोडक्ट और सर्विसेज की उपलब्ध कराता है, वो सप्लायर हो सकता है। इन सप्लायर्स में देखिए, तैयार माल को उपलब्ध कराने वाले भी सप्लायर हो सकते हैं, और कच्चे माल को उपलब्ध कराने वाले भी सप्लायर हो सकते हैं। थोड़ा साइड का फ़र्क है, एक कंपनी के लेफ़्ट साइड में होते हैं, एक कंपनी के राइट साइड में होते हैं। तो इन सप्लायर्स का जो रोल है वो सही प्राइस पर, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी कंपनी को अवेलेबल करवाना कच्चे माल की, और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को तैयार माल की क्वांटिटी भी उनके अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन हिस्सों में उपलब्ध कराना जितने हिस्सों में उसे चाहिए। किसी को 4-4 के हिस्सों में चाहिए, किसी को 10-10 के हिस्सों में चाहिए, तो वो सप्लायर्स कहलाते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, देखिए जैसे सप्लायर्स हैं ऐसी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होती हैं। कंपनी और सप्लायर के बीच में अगर कोई है तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो सकती हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, सेल करने में, उसको वितरण करने में, फाइनल यूज़र्स तक जो भी है वो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होती हैं। जैसे आप देखें कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाते हैं तो वहाँ पर ई कार्ट के नाम से जो डिलीवरी बॉय आता है, उसकी कंपनी का नाम है ई कार्ट। वो फ्लिपकार्ट की एक कंपनी है, लेकिन वो माल की डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और वो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के रूप में काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के साथ। वो दूसरी कंपनी भी हो सकती है, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम उससे जोड़ कर इसलिए रखा हुआ है जिससे कि वो उन कामों को करते रहें। सर्विस देने वाली कंपनी, बिल देने वाली कंपनी,
मार्केटिंग सर्विस देने वाली कंपनी, माल को दोबारा बेचने वाली कंपनी। एक बार कंपनी से माल उठा लिया फिर उसको दोबारा बेचा, तो वो कंपनी सारी मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के अंदर आती हैं। देखिए ये जो 2 पॉइंट हैं ये माइक्रो एनवायरनमेंट के बहुत ही मजबूत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेस पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कम्पिटिटर्स और दूसरा पॉइंट है पब्लिक। कम्पिटिटर्स कौन होते हैं? कम्पिटिटर्स वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज से मिलते जुलते या उसके सब्स्टिट्यूट या उस जैसे दूसरे गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या अवेलेबल करवाते हैं कस्टमर्स को। देखिए कस्टमर्स तो मार्केट के अंदर कॉमन ही होते हैं। उनमें से कुछ कस्टमर एक कंपनी के होते हैं, कुछ कस्टमर बी कंपनी के होते हैं। तो कस्टमर्स तो कॉमन होते हैं। जैसे आप देखें कि मार्केट के अंदर पेप्सी भी है, कोका कोला है, कुछ लोग कोका कोला पीते हैं, कुछ लोग पेप्सी पीते हैं, तो कस्टमर तो कॉमन है। उनका अपना अपना मार्केट शेयर है दोनों कंपनीज का, और वो अपने मार्केट शेयर को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो कंपटीटर हर कंपनी के लिए दूसरा सेम प्रोडक्ट बनाने वाला कंपटीटर है। ऐसा नहीं है कि कंपटीटर की कोई जनरेशन या कोई क्लास बिल्कुल अलग है, कि कंपटीटर्स बिल्कुल अलग होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं। वही चीज़ है, जो सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी जैसा बनाता है तो वो दूसरी कंपनी के लिए कंपटीटर है। ये कोई भी कंपटीटर हो सकते हैं, जो प्रेजेंट में हैं वो भी, जो पहले रहे हैं वो भी, और जो फ्यूचर में आ सकते हैं वो भी। और फ्यूचर में कौन कंपटीटर आपका आ जाएगा इस बात का कंपनी को पता नहीं होता। इसलिए कंपनी एक डिफरेंशिएशन की पॉलिसी लेकर चलती है मार्केट के अंदर कि उसका प्रोडक्ट दूसरे किसी भी प्रोडक्ट से डिफरेंट बना रहे, अलग दिखाई दे, जिससे कि लोग उसको पहचान सकें और उसको ले सकें। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि कंपनीज अपने शोरूम्स की जो चमक धमक होती है, उनकी जो प्लानिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से लेकर चलते हैं। लोगो, कलर, स्कीम सब बदल कर चलते हैं, जिससे कि थोड़ा डिफरेंट बना रहे। कंपटीटर्स कहीं भी किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन से भी किसी भी एरिया में एंटर कर सकते हैं, किसी भी मार्केट के किसी भी पार्ट से आ सकते हैं। कंपटीटर आज की डेट में जहाँ वेब मार्केटिंग है वहाँ तो कंपटीटर आपके वर्ल्ड में कहीं से भी आ सकते हैं, और किसी भी छोटे से जगह से उठा हुआ एक बिजनेसमैन वो किसी भी बड़ी कंपनी को एकदम से चैलेंज कर सकता है। देखिए पब्लिक इज़ द ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, एक्टिव कस्टमर्स, प्रेजेंट कस्टमर्स, जो आपके माल को ख़रीदना चाहते हैं। ये बहुत सारे और भी लोग इसके अंदर पब्लिक के अंदर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कस्टमर्स नहीं हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करने वाले लोग, आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा लगाने वाले लोग, फाइनेंशियल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, कोई भी ऐसी जो है सिटीजन्स की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक कहना जन सेवा का कार्य कर रही है और किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का विरोध करती है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है या पशुओं के लिए हानिकारक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं पब्लिक के, और बहुत सारे लोग हैं जो केवल ख़रीदार ही नहीं है और जो सप्लायर नहीं है, लेकिन जो कंपनी पर प्रभाव डालते हैं वो लोग हो सकते हैं। जैसे मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट आ गई आती है कि जो साबुन है, जो रामदेव पतंजलि वाले साबुन बना रहे हैं, उस साबुन से हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो ये एक रिपोर्ट जो आती है, अरे कंपनी पतंजलि जो आ जाती है, ये डायरेक्टली किसी के कंपटीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूज़ क्रिएट कर देती है और ये भी इफेक्ट डाल देती है। ये भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। देखिए मैक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, और 3 पॉइंट्स अगले दूसरे पेज पर हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ये इट इज़ द साइंस ऑफ डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, रेस, इनकम, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। वो सब चीज़ें जब कंसिडर की जाती हैं मार्केट के अंदर, जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसको बेचते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उसको ख़रीदने वाले कौन लोग हो सकते हैं, उनकी एज क्या होगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, उनका जेंडर क्या होगा, उनका इनकम फैक्टर क्या होगा, उनकी एक्सपेंसेस करने की क्या कैपेसिटी है, वो कितनी देर तक किसी प्रोडक्ट को रिटेन करना चाहते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है,
ये सारे पॉइंट्स डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और ये किसी भी कंपनी को बहुत अधिक इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए सिटी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर हम स्टडी करें तो लोकेशन जो पॉइंट है, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी डेमोग्राफी बन जाती है। कुछ लोकेशन आप देखें कि जो शोरूम या जो प्रोडक्ट्स आपको कनॉट प्लेस पर उपलब्ध होंगे शोरूम्स के अंदर, वो आपको कहीं और दूसरी जगह आसानी से नहीं मिलेंगे। तो ये इस बात इसमें शो होती है कि जो लोकेशन है वहाँ पर किस तरीके का कस्टमर आता है, उसकी इनकम कैपेसिटी कितनी है, उसकी डिसीजन पावर कितनी है। कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा एजिड कस्टमर्स को डील करने से बचती है क्योंकि उनको लगता है कि उन कस्टमर्स की जो डिसीजन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहकाए में नहीं आ पाएंगे या वो चीज़ों को देख समझ कर खरीदेंगे। कोई भी कंपनी यंग जनरेशन को बहुत जल्दी टेकअप करना चाहती है, उनको लगता है ये क्विकली एकदम से सामान को खरीद लेंगे और रिपीटिशन बहुत तेज़ी से करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखिए कंज्यूमर की परचेजिंग पावर का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि उसकी आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, स्पेंडिंग पैटर्न कितना कैसा है आपका, ये मैं अभी आप देखिए कंपनीज़ आपको आइडिया शायद हो या ना हो, हर कंपनी कंज्यूमर के परचेजिंग और स्पेंडिंग पैटर्न्स को रिकॉर्ड करती है। आपने कितने दिनों बाद परचेजेस करी, आप फ्रीक्वेंट परचेजेस करते हो या नहीं करते हो, इससे कंपनी ये आइडिया लगा लेती है कि इसका मतलब आप केवल उनके यहाँ से ही नहीं और भी कई शोरूम से परचेजेस करते हो। तो ये जो पैटर्न्स हैं इनकी स्टडी करके और कंपनी ये देखती है कि भाई ये हमारे अगर शोरूम्स पे हर कस्टमर का यही रेशो है आने का, तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमारे प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदना चाहते। तो कंपनी उनमें चेंज कर सकती है, अपनी मार्केटिंग की पॉलिसीज़ में चेंज कर सकती है और उन ट्रेंड्स को और उन सब चीज़ों को देखते हुए अपने मार्केट को वो एक्सपेंड कर सकती है और नए एरियाज़, नए एवेन्यूज़ या प्रोडक्ट इनोवेशन भी यूज़ कर सकती है। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं कि जो आप देखिए जो एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें मार्केटिंग में जिनकी ज़रूरत पड़ जाती है या जिस एरिया में हम मार्केटिंग करना चाह रहे हैं उसमें क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी चीज़ वहाँ पे बिकेगी या नहीं बिकेगी। देखिए आप ये सोच के देखिए कि कोई भी कंपनी कश्मीर में फ्रीज का मार्केटिंग करने आसानी से नहीं जाएगी। कोई भी कंपनी केरल में कंबल का या गर्म कपड़ों की मार्केटिंग करने आसानी से नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ की नेचुरल सिस्टम, इस तरह क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ पर उन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत अच्छे से अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे उनकी बिक्री बहुत कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आगरा शहर के अंदर जो बॉटल्ड पानी है उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है, दिल्ली शहर के अंदर बॉटल्ड वाटर की बिक्री बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी आप देखें कि गंगा के किनारे जो उपलब्ध हैं जैसे वाराणसी है और जगह है, तो वहाँ बॉटल्ड वाटर इतना नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पानी उनके पास पीने का उपलब्ध है, ताज़ा पानी गंगा का पानी उपलब्ध है, तो वहाँ इतनी डिमांड नहीं है। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसको कोई भी कंपनी को रीड करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो हर समय बदलता रहता है, अपग्रेडेशन होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं और नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए चैलेंजेस भी आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी डेली चेंज होने वाली चीज़ है और डेली सस्ती होती रहती है और अब जिस चीज़ में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न नहीं है वो चीज़ बिल्कुल बेकार है। जो चीज़ टेक्नोलॉजी से, जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से मैच नहीं कर रहा वो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है। अगर आज आप एक ऐसे प्रोडक्ट की कल्पना करें जो आप ऑनलाइन नहीं मंगा सकते तो शायद आप उस प्रोडक्ट को खरीदना ही छोड़ देंगे। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी डिफरेंट तरीके की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट कर देती है। कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस को लेकर चलता है। टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी डेड हो जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था तो कंपनी उसको नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना ज़रूरी समझ लेती है और उसका कंपनी के जो कस्टमर्स बेस है या मार्केट शेयर उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखिए कि कोई भी कंपनी आज की डेट में, आप देखिए हर किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल
या जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनमें सब चीज़ें वो ऐड है। आपकी कार भी है, आपका स्कूटर भी है, तो आप देखिए कि उसका जो आगे का जो मीटर है वो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया है, टेक्नोलॉजिकली साउंड कर दिया, उसके अंदर डिजिटल चीज़ें आने लगी हैं, आपके सारे रिकॉर्ड डिजिटल होने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मार्केटिंग एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखिए, जो लॉज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, वो सब जब कंपनीज़ के और सोसाइटीज़ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ते हैं, तो उससे भी हमारे जो कस्टमर बेस है या जो प्रोडक्शन पैटर्न है, हमारा जो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है और हमारे जो मार्केटिंग डिसीजंस हैं वो उससे बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होते हैं। कई बार ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि कुछ कंपनीज़ को बेनिफिट हो जाता है और कुछ कंपनीज़ को लॉस हो जाता है। अभी गवर्नमेंट मान लिया ये कहे कि जो भी विदेशी सामान है वो हम नहीं बेचेंगे। पिछले दिनों चाइना के सामान पर रोक लग गई थी, तो वो दैट वाज एन पॉलिटिकल इशू कि भाई वो उस तरीके से एक रोक लग गई और उस पॉलिटिकल इशू में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी और लोगों को जो लोकल चीज़ें हैं उन पर जोर देना पड़ा। तो जो कंपनीज़, विदेशी कंपनीज़ माल बेच रही थी, उनका माल रुक गया। कुछ कंपनीज़ को ये भी एक इसमें एक बैकग्राउंड जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली कि आप चाहें तो आप हमारे कंट्री में लगा लें, जब आप हमारे कंट्री में फैक्ट्री लगाएंगे तो आपका माल लोकल माल हो जाएगा। कल्चरल एनवायरनमेंट देखिए, कल्चर तो हर कंट्री की बेस है और कल्चर ही व्यक्ति को रहना सहना, उसके परसेप्शन, उसके प्रीफरेंसेस, उसके बिहेवियर, उसकी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, उसकी जो बेसिक उसकी वर्क स्टाइल्स हैं, उनको बताती है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, हम किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को देखेंगे, हमारे बिलीव्स क्या हैं, दूसरे के वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे बिलीव्स और उसकी वैल्यूज़ मैच करते हैं नहीं करते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे बिलीव्स और हमारी वैल्यूज़ या हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहा तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो किसी भी कस्टमर रिलेशनशिप में या कस्टमर के साथ हमारे एक समय के अंतराल में लंबे रिश्ते को बना के रखती हैं। तो अगर हमने कल्चरल फैक्टर्स को नहीं रीड करा और नहीं वैल्यूएट करा तो हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट में अधूरे रह जाते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि किसी भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वो सारे फैक्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, माइक्रो और मैक्रो टाइप्स पढ़े हैं जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन क्यों हमें, वाई वी नीड मार्केटिंग एनवायरनमेंट, दिस इज़ ए बिग क्वेश्चन कि हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की आवश्यकता क्यों है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए या उसको डील करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। देखिए, हमें मार्केटिंग प्लानिंग करनी होती है। देयर इज़ नथिंग विदाउट प्लानिंग। इफ़ यू हैव नो प्लान देन यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग एंड यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो मार्केटिंग प्लानिंग के लिए हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है कि आने वाला टाइम कैसा है, आने वाली परिस्थितियाँ कैसी हैं, क्या हमें उन परिस्थितियों में वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितना वर्क करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो ये प्लान कर लेता है कि अब मुझे टीवी या मोबाइल या दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा और मुझे पढ़ाई की तरफ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पास नहीं हो पाऊँगा। फ्रेमिंग पॉलिसीज़, उसके बाद जब हम मार्केटिंग की एक प्लानिंग कर लेते हैं तो हम उसके बेस पर पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं कि किन पॉलिसीज़ पर हमें चलना है, क्या टारगेट रखना है, क्या विज़न रखना है, क्या मिशन रखना है और हमें अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। देखिए, ये तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अब आज की डेट में ये एक ओल्ड वर्ड हो गया है। अब तो ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज या ज़ीरो वेस्टेज यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, या हम कहें और ही ज़्यादा बहुत ही एक मतलब डेवलप्ड एक सेंस में अगर कहें तो इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जिसमें हम एक बूंद भी अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, उनको बिल्कुल कंट्रोल करके उतने ही यूज़ करें जितने हमें ज़रूरत है। फाइंडिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स आ सकती हैं, उन सबको हम नज़र रखें और एक अपना ऐसा उसके पीछे फंड बना के रखें कि जो अगर कोई थ्रेट एकदम से अचानक आ जाए। देखिए, थ्रेट विल नेवर नॉक योर डोर, कभी भी आ जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो हम एक ऐसा फंड जो हम उससे लड़ सकें हमेशा, या हम एक बैकअप प्लान बना के रखें कि जो हम अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी कंपनी को चलाते रहें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या हो रहे हैं
उसकी जानकारी के लिए भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है। नोइंग इंटरनल फैक्टर्स, एनालाइजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स और ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट है। हम जब भी ब्रांड बना सकते हैं जब हमें लोगों के मन का पता लगेगा, परिस्थितियों का पता लगेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता लगेगा, जो कंपटीशन आ रहा है उसका पता लगेगा, जो अटैच्ड पब्लिक है उसके मन में क्या है, वो क्या सोच रही है, जब उसका पता हमें लगेगा जब ही हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट मार्केटिंग डिसीजंस को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये बड़ा सोचनीय एक विषय है। मार्केटिंग एक बड़ा सा ट्रायंगल जो है ये मार्केटिंग डिसीजंस को बताता है। ये कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग डिसीजंस भी कॉम्प्लेक्स है। डिसीजन का जो रॉ मटेरियल होता है वो डिसीजन का रॉ मटेरियल होता है इन्फॉर्मेशंस, गैदर्ड इन्फॉर्मेशंस, प्राप्त की हुई सूचनाएं। और जो व्यक्ति डिसीजन ले रहा है ये उसके विजन का कमाल होता है कि वो उन प्राप्त की हुई इन्फॉर्मेशन में से सही चीज़ें निकालकर सही डिसीजन ऐसा ले ले जो भविष्य में आने वाली जो थ्रेट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे वो डील कर पाए, उनको वो ठीक से अपॉर्चुनिटीज़ को कैश कर ले और थ्रेट्स को रिड्यूस कर ले। देखिए, थ्रेट्स को आप ख़त्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल काम है, या अपॉर्चुनिटीज़ को कैश कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ दैट वो कैश कर ले और मिनिमम थ्रेट्स को के प्रभाव को वो झेले। इसमें देखिए फिर वही माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट का इशू आ जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो माइक्रो एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट, जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उस पर मैक्रो एनवायरनमेंट असर डालता है और माइक्रो एनवायरनमेंट कंपनी के मार्केटिंग डिसीजंस और उसकी उन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर असर डालता है जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उसको अपने कस्टमर्स की सर्विस के लिए प्रेरित कर रही हैं या सर्विस को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स और फैक्टर्स मिलके ही मार्केटिंग डिसीजन पे असर डालते हैं। किसी भी कंपनी के मार्केटर को या मार्केटिंग मैनेजमेंट के हेड को यही 6 और 5 11 पॉइंट्स कंबाइंड रूप से स्टडी करने पड़ते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये देखा जाता है कि इनसे नेट रिजल्ट क्या है और ये किस प्रकार मार्केटिंग डिसीजंस में हमें इन्फ्लुएंस करेंगे। और मार्केटिंग डिसीजंस मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एक एनालिटिकल पार्ट है। जब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को डील करते हैं तो हम डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करते हैं मार्केटिंग डिसीजन पॉइंट पर आकर के। मार्केटिंग डिसीजन हमें लेने हैं, हमारी मार्केटिंग की शेप क्या होगी। देखिए, ये एक छोटा सा एक लेक्चर था और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। मेरा YouTube चैनल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको सब्सक्राइब करें और भी जितने भी आपको इसके अंदर लेक्चर्स आपको सुनने चाहते हो, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने मार्केटिंग के इसके अंदर डाले हुए हैं। तो मैं यहाँ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बड़े पेशेंस के साथ मेरे लेक्चर को सुना और इस उम्मीद के साथ कि आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी, कुछ नहीं, कुछ आप जानते होंगे, वो अपग्रेड हो गई होंगी और ये आपके भविष्य में काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच।